हेलो नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हाइजीन का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्वास्थ्य परिचय। हाइजीन को स्वस्थ वर्ग भी बोलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उस सब्जेक्ट का मीन क्या है। तो स्वस्थ वर्ग का हम सबसे पहले परिचय देखते हैं। स्वस्थ वर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, स्वस्थ प्लस वृत्त। स्वस्थ का मतलब होता है निरोग जीवन, वृत्त का मतलब होता है कर्म। यानी इसकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा, कि निरोग जीवन जीने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसे स्वस्थ वर्त कहते हैं। यानी स्वस्थ वर्त हमें ये बतलाएगा कि हमें अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि स्वस्थ वर्त का पालन करते हुए हम आयुर्वेद के दो प्रयोजन का मतलब होता है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमें पता है कि आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग का शमन करना। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जिसका मीन यही होता है कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना। आतुर से विकार शमन, यानी आतुर का मतलब होता है रोगी के विकार का शमन करना। स्वस्थ वर्ग की दो शाखाएं हैं, व्यक्ति स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य। पर्सनल एक शाखा हमें बताती है कि हमें पर्सनल हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, जबकि दूसरी पब्लिक हेल्थ के बारे में बताती है। प्रत्येक व्यक्ति की तीन इच्छाएं होती है और प्रत्येक व्यक्ति ही पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करना चाहता है। तीन इच्छाएं कौन कौन सी होती हैं? प्राणेशना, धनेशना, परलोकेशना। इनमें सबसे मेन प्राणेशना है, क्योंकि अगर प्राण ही नहीं होंगे तो हम सृष्टि की किसी वस्तु का उपभोग नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए धन भी व्यर्थ है और हम मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। पुरुषार्थ चतुष्टय में आती है चार चीज़ें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हर व्यक्ति पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ बना रहे। इन दोनों ही चीज़ों के लिए ज़रूरी है निरोग जीवन। निरोग जीवन के लिए क्या ज़रूरी है? स्वस्थ वर्ग का पालन करना। यानी जो भी हमें हाइजीन बतलाती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम अपना जीवन स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं और व्याधियों से दूर रह सकते हैं। अब स्वस्थ की डेफिनेशन देखते हैं। स्वस्थ की डेफिनेशन सुश्रुत बताता है, चरक अलग बताता है और WHO अलग बताता है। तो पहले हम देखते हैं सुश्रुतानुसार। सम दोष से समाग निश्चय सम धातु मलकीय प्रश्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्ते भीद्यते। इसका मीन ये होता है कि जिस व्यक्ति में दोष, अग्नि, धातु और मल ये सब अपनी अपनी साम्यावस्था में रह के शरीर की क्रियाएं संपादित करें और इंद्रिय और मन प्रसन्न रहे तो वह स्वस्थ, उसे स्वस्थ कहते हैं, वह स्वस्थ कहलाता है। कुछ भी बोल सकते हैं। चरक के अनुसार डेफिनेशन है, नरोहिता आहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेषव सकता है दाता समय शील शक्ति क्षमावान आप्तो सेवी भवते रोग। इसका मीन क्या होता है? इसका मीन होता है कि जो व्यक्ति हितकर आहार विहार का विचार करके, हितकर का मतलब होता है जो हमारे शरीर के लिए साथ में हो, अच्छा हो, जो अच्छा नहीं है ये अच्छा है, ये विचार करके आहार ग्रहण करें एंड असात्मीय विषयों से दूर रहें, दानशील, क्षमावान, सज्जन, जैसे आप पुरुष हूँ कि जो आप पुरुष जो हमारे लिए जो कहते हैं उनके वचनों का पालन करें तो वही रोगों से दूर रह सकता है, वही स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। ये कहते हैं चरक। WHO के अनुसार क्या है? WHO की फुल फॉर्म आप सब जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा, एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है कि शरीर में रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति का शारीरिक, फिजिकली, मानसिक, मेंटली एंड सोशली, सामाजिक और स्पिरिचुअली, आत्मीय रूप से स्वस्थ रहना ही पूर्ण स्वास्थ्य है। इसके आगे हम देखते हैं स्वास्थ्य की निर्धारक तत्व। बहुत सारे तत्व हैं, इनमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें ही निर्धारित करती हैं कि हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ होगा या हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। पहला पॉइंट है दोष, धातु एवं मल्लों की साम्यावस्था। दोष की डेफिनेशन होती है दुष्णात दोष है, जो शरीर को दूषित करें वो दोष कहलाते हैं। धातु की डेफिनेशन होती है धारणात धातु है, जो शरीर को धारण करके रखती है वे धातुएं होती हैं। एंड मलों की डेफिनेशन होती है मलिनीकरणात् मलय,
यानी जो शरीर को मलिन करें वो मल कहलाते हैं। ये सब चीज़ें, तीनों चीज़ें अगर अपनी अपनी अवस्था में रह के अपना अपना स्वाभाविक कर्म करें तो हम स्वस्थ बने रहेंगे, वरना हम व्याधि से ग्रसित हो जाएंगे। ये सब साम्यावस्था में रहें, इसके लिए मूलभूत कारण है सात्विक और संतुलित आहार। अगर ये हम सही से कर रहे हैं तो ये सब अपना अपना कार्य भी सही ढंग से करेंगे। एक आहारी है जो देह की वृद्धि भी कर सकता है और रोग की उत्पत्ति भी कर सकता है। इसलिए हमें हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमेशा अच्छा पौष्टिक आहार जो हमारे अनुकूल हो वही ग्रहण करना चाहिए, जो अनुकूल नहीं हो, असात्विक भोजन हो, उसका त्याग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य को जो निर्धारित करता है वह है अग्नियों की साम्यावस्था। अग्नियाँ 13 होती हैं, 5 होती है भूताग्नि, 7 होती है धात्वाग्नि, 1 होती है जठराग्नि। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। भूताग्नि में हम देखते हैं कि सृष्टि के, हमें पता है, हमने पहले पढ़ा था कि सृष्टि के सारे सभी जो भी है वो पंचभौतिक है। सृष्टि भी पंचभौतिक तत्वों से मिलके बनी हुई है। सृष्टि के सभी द्रव्य पंचभौतिक है। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो अन्न ग्रहण करते हैं वह भी पंचभौतिक है। तो हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसमें अलग अलग पंचभौतिक तत्वों की अधिकता हो सकती है। किसी में वायु की अधिकता, किसी में अग्नि की अधिकता, किसी में जल की अधिकता। तो जिस 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 प्रकार के भोजन में जिस पंचभौतिक तत्व की अधिकता होती है वही पंचभूता अग्नि, शरीर में भी तो शरीर भी पंचभौतिक तत्वों से मिलके बना हुआ होता है। तो शरीर में पंचभौतिक अग्नियाँ होती है। तो जिस अन्न में जिस महाभूत की अधिकता होती है शरीर की, वही अग्नि उसका पाचन करती है। इसलिए अग्नियों की साम्यावस्था भी ज़रूरी है। साथ है धात्वाग्नि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं होती हैं। इनकी साम्यावस्था भी स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा या हम रोग से ग्रसित हो जाएं वो निर्धारित करती है। क्योंकि जो रस धातु है उस पे रसाग्नि की क्रिया होके रक्त बनता है, रक्त धातु पे रक्ताग्नि की क्रिया होके रस, रक्त, मांस बनता है। ऐसे एक के बाद एक क्रम से धातुएं बनती जाती है। इसलिए धात्वाग्नि की साम्यावस्था में रहना भी ज़रूरी है। फिर एक है जठराग्नि। जठराग्नि तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यही होती है जो हमारे भोजन का सम्यक रूप से पाचन करती है। अगर जठराग्नि मंद पड़ गई तो हमारे शरीर में ठीक प्रकार से पाचन असंभव है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट देखते हैं पर्सन आत्मा। पर्सन आत्मा ही है जो हमारे शरीर को चेतना युक्त और क्रियाशील, हमारे शरीर में चेतना डालती है और हमें क्रियाशील बनाती है। हमारे गुण सुख, दुख, इच्छा, अहंकार, बुद्धि, बहुत सारे गुण होते हैं। अगर वो साम्यावस्था में रहते हैं तो आत्मा प्रसन्न रहती है। बुद्धि भी हद से ज़्यादा विनाश करती है। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, साम्यावस्था में रहनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे। चौथा है इंद्रियों का सम्यक रूप से रहना भी हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। इंद्रियां होती है 11, 5 होती है कर्मेंद्रियां, 5 होती है ज्ञानेंद्रियां, 1 होती है उभेंद्रियां। उभेंद्रियां को ही मन कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां जो हमें ज्ञान कराती है, जैसे आँख है, नाक है, स्किन है, जीभ है। और कर्मेंद्रियां हाथ पैर जो कार्य करती है। तो इनका ये भी अगर अपना अपना कार्य सही ढंग से करेंगी तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप से ही सही बना रहेगा। 5वां पॉइंट है पर्सन मन। मन उभेंद्रिय है, मन ही है जो प्रसन्न रहेगा तो हम पूर्ण रूप से बोल सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। व्याधि 2 प्रकार से हो सकती है, फिजिकली और मेंटली। शारीरिक रोग भी हो सकता है और हमें मानसिक रोग भी हो सकता है। अगर हम शारीरिक रोग से ग्रसित हैं तो अपने आप हमारे मन पे फ़र्क पड़ेगा, और अगर हमारा मन खराब है तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। बाद में आता है स्वास्थ्यप्रद आदतों का निर्माण। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखती हैं और हमारे अंदर स्वास्थ्यप्रद आदतों का निर्माण करती है। पर मेन चीज़ जो चीज़ है वो बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था वो फेज़ है जिसमें हम जो भी चीज़ ग्रहण करते हैं वो इतना कैच कर लेते हैं कि वही चीज़ हमारी उम्र भर तक चलती है।
तभी बोलते हैं कि बाल्यावस्था में जो संस्कार डाल दिए जाते हैं वही उनका प्रभाव पूरे जीवन भर पड़ता है। अगर हम संस्कारित हैं तो हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होंगे। हमें पता होगा कि हमारा अच्छा क्या है, हमें बुरा क्या है, हमें कौन सा आहार ग्रहण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। अगर हम असंस्कारित हैं तो हमारे लिए हमें ये सब चीज़ें फालतू लगेगी और हम आयुर्वेद के प्रयोजन को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आयुर्वेद के जो 2 प्रयोजन हैं हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। तो स्वास्थ्यप्रद आदतों का निर्माण में पहला क्या है कि ये सब ज्ञान है जो स्वास्थ्यप्रद आदतों का निर्माण करती है। तो पहला ज्ञान है आहार संबंधी ज्ञान। ये आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीनों मिलके त्रिय उपस्तंभ का निर्माण करते हैं, यानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें सबसे मेन है आहार, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमने आहार ही असात्मिक ग्रहण कर लिया, हमने आहार ही सही ढंग से ग्रहण नहीं किया तो हम व्याधि से ग्रसित होंगे। निद्रा, अगर हमने नींद सही टाइम पे नहीं ली, जितना नींद लेनी चाहिए उतना नहीं ली, तब भी हम व्याधि से ग्रसित होंगे। हम नहीं बोल सकते कि ये हमारी अच्छी आदत है। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की अंतिम धातु होती है शुक्र, और उसके क्षय हो जाने पे हमारा शरीर जीर्णावस्था की तरफ जाता रहता है। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए, दिनचर्या संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए। सुबह उठने के बाद हम दिन भर जो काम करते हैं वह हमारी दिनचर्या कहलाती है। तो हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और शौच आदि कर्म करके हमारी जो भी पूरे दिन की दिनचर्या है वो अच्छे से फॉलो करनी चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर आदतों का निर्माण बना रहे और हम स्वस्थ बने रहें। पांचवी आदत है ऋतुचर्या संबंधी ज्ञान होना चाहिए। इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं कि 6 प्रकार की ऋतुएं होती है। इसका एक फॉर्मूला है 6 ऋतुएं याद करने का। सीबग्री वशः, सी से होता है शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। सभी 3 प्रकार के दोष होते हैं, जिनकी तीन प्रकार के ही दोष होते हैं, और इन तीनों दोषों की 3 ही अवस्था होती है। एक तो होती है संचय, एक होता है प्रकोप, एक होता है परशमन। संचय का मतलब होता है जैसे वात है, एक वात को ले लेते हैं सिर्फ, जैसे वात है, वात का फेज जब वो संचय है यानी वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। प्रकोप यानी वो बढ़ गया। परसमन का मतलब वो इतना बढ़ गया कि वह अपनी जगह छोड़कर गतिमान हो जाता है, अन्य क्षेत्रों में जाने लग जाता है। तो ये इन 3 दोषों की 3 अवस्थाएं हैं। 3 दोषों की 3 अवस्थाएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम पहले क्रम से लिखने हैं, फिर हमें 3 ऋतुओं को एक साथ लेना है। तो हम ऐसे लिखते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वात को बीच में रखना है, 3 ऋतुओं को एक कॉलम में लिखना है। इसमें कफ, वात, पित्त इस तरह से लिखना है, इस तरह से याद रखना है, क्योंकि शिशिर में हो जाएगा कफ का संचय, बसंत में हो जाएगा कफ का प्रकोप, और ग्रीष्म में हो जाएगा कफ का परशमन। इस तरह से इसमें संचय हो जाएगा वात का, इसमें संचय हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा वात का, और इसमें परशमन हो जाएगा वात का। इसी तरह पित्त का संचय होगा वर्षा ऋतु में, पित्त का प्रकोप होगा शरद ऋतु में, और पित्त का परशमन होगा हेमंत ऋतु में। इस तरह से ऋतुओं का संचय, प्रकोप, परशमन चलता रहता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमें आहार विहार ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे। छठा पॉइंट है रात्रिचर्या संबंधी ज्ञान होना चाहिए। रात्रिचर्या में क्या है कि हम रात्रि में सोने से पहले वही समय भोजन ग्रहण करें जिससे हमें अच्छी नींद आए। 7वां लास्ट पॉइंट है सद्व्रत का पालन करना चाहिए, उससे संबंधी हमें ज्ञान होना चाहिए। सद्व्रत क्या है? सद्व्रत वह सभी चीज़ हैं जो हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि करते हैं, जैसे कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बड़े गुरुजनों का आदर करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये सब सद्व्रत आदतें हैं जो हमारे अंदर सात्विक गुणों की वृद्धि करते हैं, और हमारे अंदर सात्विक गुणों की वृद्धि होगी तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। और मेरी पर्सनली वो है कि एडवाइस है कि अगर हम हाइजीन पढ़ रहे हैं, हम नर्सिंग इसीलिए करते हैं ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें, दूसरों का ट्रीटमेंट कर सकें। तो प्लीज़ हाइजीन को एग्ज़ाम में फ़ेल या आंसर राइटिंग करने के लिए नहीं पढ़ें, बल्कि उसको रियल लाइफ में फ़ॉलो भी करें, ताकि हम स्वस्थ बने रहें और हम अपनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी बने रहें।
जो भी DNNP में पढ़ रहे हैं तो आई होप कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको हेल्प करेगा बुक्स पढ़ने में, और जिनकी DNNP कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए हेल्प होगी रिवीजन में। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।